Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Classes। तो जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, पार्ट्स पढ़े, उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में शेड्यूल्स डिस्कस किए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट कितनी बार हुआ, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ये क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीजों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये प्रियम्बल एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रियम्बल होता है ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, एक ब्लूप्रिंट है। किसका? हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये प्रियम्बल है इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है और समरी है, एसेंस है। इसको हम लोग बहुत तरीकों से जान सकते हैं। आज जो हमारा संविधान बना है वो किसके तहत, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने सारी चीजें बनाई हैं, वो है ये प्रियम्बल। उससे हमको ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो आइए एक बार हम लोग प्रियम्बल देखते हैं। तो ये आपके सामने मैंने जो दिखाया है ये है प्रियम्बल। इसे देखते हैं कि the people of India having solemnly resolves to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। ये जो पूरा आपने अभी तक लाइंस पढ़ी, इनको हम लोग एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, प्रॉपर सारे वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे, ये वर्ड्स क्या ऐड ऑन हुए या पहले से प्रियम्बल में थे, ऐड हुए तो किससे ऐड हुए, और जो ये ऐड हुए उनकी मीनिंग क्या है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने हैंड रिटन नोट्स दिखाए हुए हैं। इसमें आप देखिए कि सबसे पहले तो इसमें आपने प्रियम्बल ही लिखा हुआ है। यहाँ तक तो पूरा प्रियम्बल इसने डिस्कस किया है जो हमने अभी पीछे पढ़ लिया। आइए अब इसके आगे हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रियम्बल है ये एक इंट्रोडक्शन है, ये एक इंट्रोडक्शन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, दिस इज एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगर हम देखें तो ये जो प्रियम्बल है हमारा, ये सबसे पहले प्रियम्बल का जो बात हुई, सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग पढ़िए कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वाज द फर्स्ट टू बिगैन विद द प्रियम्बल। तो यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने प्रियम्बल की बात रखी, और इंडिया ने ये जो प्रियम्बल का आइडिया है वो कहाँ से लिया? यूएसए से लिया। तो यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको ये चीज बताया कि जो प्रियम्बल का आइडिया है वो इंडिया ने यूएसए से लिया था। आगे चलते हैं। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक्चुअली इसका बेस क्या है? ये प्रियम्बल तो है, इसका बेस क्या है, ये कहाँ से प्रियम्बल बना? तो याद करिए आप, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बताया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। कब लेके आए थे? ऑन 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन इसको रखा गया था, बट ये एक्सेप्ट बाद में हुआ था। और एक्सेप्ट कब हुआ था? तो एक्सेप्ट हुआ था ये जाके 22 ऑफ जनवरी 1947 को। तो ये वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो आगे चल के प्रियम्बल में बदल गया। आप लोग ये लाइंस यहाँ पे रीड आउट कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। प्रियम्बल जो है एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बात करता है फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है, एक आइडिया देता है कि कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। ठीक है, चलिए अब प्रियम्बल के और हम फीचर्स देखते हैं। प्रियम्बल में क्या हमने पढ़ा? हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा था वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो पीपल ऑफ इंडिया है ना, एक्चुअली में वो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का।
ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया कौन? हम आप ही हैं पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो नेचर कैसा होना चाहिए इंडियन स्टेट्स का, कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए उसमें? तो सबसे पहला है सोवरेन, देन सोशलिस्ट, देन सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है सोवरेन एंड सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप ये चीज याद रखिएगा कि कभी कभी ये जो एक सीक्वेंस है ना, ये भी आप एक बार इसको सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि आप पहले सोशलिस्ट बोल दिए फिर डेमोक्रेटिक, फिर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जैसा कि हमने प्रियम्बल में रीड आउट किया था, वैसे ही उसको उस चीज को यहाँ पे भी उस चीज को याद रखना है। हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे सोवरेन को क्या कहते, सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, डेमोक्रेटिक का क्या है, रिपब्लिक का क्या मतलब है, ये हम आगे देखते हैं। फिर हम एक बात करेंगे, इसको हमने डिवाइड किया ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए? तो ऑब्जेक्टिव में है आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हो सके तो इसको भी आप सीक्वेंस में याद करिएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन है वो हुआ किस दिन? 26 नवंबर 1949। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा, इसी दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रियम्बल है वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेता है? लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया से। फिर देखते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सबसे पहले हम देख रहे हैं सोवरेन। सोवरेन का क्या मतलब है? सोवरेन का मतलब है कि जो इंडिया है वो हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये डिपेंडेंट कंट्री नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री है मतलब कि जो अपने डिसीजंस हैं, अपना डिसीजन ये किसी और के दम पे नहीं लेते हैं, ये अपना डिसीजन खुद के हिसाब से लेते हैं, खुद के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ चलती हैं। ठीक है ना, ये सारे जो खुद के अफेयर्स, मैटर्स हैं, इंटरनल मैटर, एक्सटर्नल मैटर, कुछ भी डिसीजन लेना है बड़े छोटे पैमाने पे, सारे डिसीजन ये खुद से लेते हैं, ये किसी पे डिपेंड होकर काम नहीं करते हैं, इसलिए इंडिया जो है वो एक सोवरेन कंट्री है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? इंडिया में अडॉप्ट किया गया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब कि यहाँ पे जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है दोनों काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। ठीक है, वो तो आप देख रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, एक्चुअली मैं एक चीज आप याद करिए, नोट करिएगा कि जो प्रियम्बल है इसमें हमने सिर्फ एक बार अमेंडमेंट करी है, एक बार अमेंडमेंट करी है। वो अमेंडमेंट कौन सी है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने प्रियम्बल में बदलाव किए। इसने प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स ऐड ऑन किए? तो देखिए, आप लोग ये चीज नोट डाउन करिएगा कि जो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इससे हमने 3 वर्ड्स ऐड ऑन किए हैं। वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो 3 वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, देन सेकुलर, देन इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स हैं जो बाद में ऐड ऑन हुए। बाकी के सारे वर्ड्स तो पहले से प्रेजेंट थे, लेकिन ये वर्ड्स बाद में आए। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए कि सोशलिस्ट वर्ड है, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड किया है। इसका यही मतलब है कि यहाँ पे जो सारे जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों काम करते हैं। ठीक है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर बात करते हैं सेकुलर की। सेकुलर को भी हमने ऐड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। सेकुलर का मतलब क्या होता है? हमने अपने इंडिया में प्रोग्रेसिव सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे है कि सारे जो रिलीजन्स हैं, ऑल रिलीजन इन कंट्री हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। यहाँ पे किसी भी रिलीजन को ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, यहाँ पे हर धर्म को बराबर माना गया है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखी गई है। ठीक है ना, हम देख सकते हैं कि हमें ईद में भी हमारी स्कूल्स में छुट्टियां होती थी, और दिवाली पे भी छुट्टियां होती हैं, या फिर आप क्रिसमस की बात कर लीजिए, उसमें भी हमें छुट्टी। इसमें तो कोई भी धर्म के हिसाब से हमें यहाँ पे ऊपर या नीचे चीज़ों को नहीं रखा गया है, सबको एक बराबर एक स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि सुप्रीम पावर जो है वो लोगों के हाथ में है। हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मैं लास्ट वीडियोस में आपको बताया था ये चीज़ की, एक फीचर में आपको जब मैंने सेलिएंट फीचर्स पढ़ाए थे तो इसको पढ़ाया था कि जो हमारे 18+ ईयर वाले ग्रुप वाले जो हैं वो राइट टू वोट का उनके पास अधिकार है। तो राइट टू वोट का अधिकार है, तो अपने यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे ये बताया है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन किया है कि जो वोटिंग एज है वो पहले 21 थी, अब उसको 18 कर दिया गया है, और वो उसका अमेंडमेंट है फ्रॉम द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है अपना रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द जो कंट्री होता है वो इलेक्ट होना चाहिए, वेदर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सोचोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? एक्चुअली डायरेक्ट का मतलब होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। अपने इंडिया में हम लोग इनडायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं। आपका एग्जांपल ले लीजिए, आप स्विट्जरलैंड में आप डायरेक्ट देखते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट में क्या होता है कि पीपल जो है वो डायरेक्टली अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, डायरेक्टली अपनी पावर्स को देखते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाता है, फिर वो हमारी पॉलिसीज को और किसी भी चीज को वहां पे रखता है, फिर आगे चीजें बढ़ती हैं। बट डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट लोगों से वो उस चीज की सलाह ली जाती है, डायरेक्टली पीपल जस्ट गिव आर्ग्यूमेंट ऑन दैट, है ना। और अपने यहाँ एक के बाद एक, एक के बाद एक, 2-3 सीढ़ियां पार करनी होती हैं, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आगे आप पढ़ेंगे, अपने प्रियम्बल में देखा ना, जो ये वर्ड्स आपने देखे होंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये वर्ड्स है ना, जो ये जस्टिस वर्ड है ये हमने रशिया से लिया है, जबकि जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है ये हमने फ्रांस से ली है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लेता है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं ये जो हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, इनके बारे में अब हम लोग रीड आउट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आता है आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस जो वर्ड है हमने लिया है इसको रशिया से, मैंने आपको अभी बताया कि जस्टिस वर्ड हमने लिया है रशिया से, जबकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने लिए हैं फ्रांस से। ठीक है। तो अब ये जस्टिस क्या होता है? जस्टिस होता है कि फेयरनेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर पीपल, फेयरनेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ अदर पीपल। जस्टिस जो है प्रियम्बल में 3 टाइप का हमने देखा है, 3 टाइप का देखा है। कौन कौन से? हमने देखी है सोशल जस्टिस, फिर हमने देखी है इकोनॉमिक जस्टिस, फिर हमने देखी है पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होती है? सोशल जस्टिस में होता है कि सारे लोगों को एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनके जात, भेदभाव, रंग रूप से, या फिर उनकी जात पात से, उनका सेक्स, उनका कलर, कास्ट, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उनको एक इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए सारे सिटीजन्स को। ठीक है। फिर है इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल मतलब समाज होता है, तो उससे आप रिलेट करिएगा कि सामाजिकता के रूप में सबको एक बराबर का एक अधिकार मिलना चाहिए। फिर है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि इकोनॉमिक फैक्टर्स पे किसी पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, आर्थिक आर्थिक रूप से किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिर आता है आपका एक पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में यह है कि सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, सबको इलेक्शंस कंटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए, उधर पे भी किसी को किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना चाहिए। ठीक है। फिर अब देखते हैं लिबर्टी। लिबर्टी हमने कितने टाइप की देखी इसमें? लिबर्टी देखी हमने 5 टाइप की। कौन कौन सी देखी? हमने देखा लिबर्टी ऑफ थॉट, फिर देखा लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमने इतनी टाइप की लिबर्टी देखी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। इट मींस लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कौन कौन सी लिबर्टी हमने देखी है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स मतलब सबको एक खुलापन, एक फ्रीडम मिलना चाहिए सब कुछ करने के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मींस एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। किसी को एक अलग सा, एक अलग स्पेशल प्रिविलेज, कोई एक विशेष तरीके का कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सबको एक इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। सबको एक इक्वालिटी मिलना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी का मतलब एक्चुअली में होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक है ना। फ्रेटर्निटी में भी 2 डायमेंशंस है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन।
तो हमने पढ़ा था कि जो ये इंटीग्रिटी वर्ड है ना, ये भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है। ठीक है, तो हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे। कौन कौन से? हमने ऐड किया था सोशलिस्ट, हमने ऐड किया था सेकुलर, और हमने ऐड किया था इंटीग्रिटी। और बाकी, और सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम अमेंडमेंट हैज बीन डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अपना यही है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि प्रियम्बल में, एक्चुअली प्रियम्बल में 2 केसेस हम पढ़ते हैं मेनली। पहला केस कहलाता है अपना बेरुबारी केस। ये हुआ था 1960 में। इसका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इनका ऐसा मानना था कि जो प्रियम्बल है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा है ही नहीं। लेकिन फिर आगे चल के एक केशवानंद भारती केस हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये केस भी बहुत बार अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 13 जजेस की बेंच थी, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी। 1973 में हुआ। इसने फिर ऐसा माना कि जो प्रियम्बल है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने रिजेक्ट किया अपना ओपिनियन ये बेरुबारी केस वाला, और फिर उसने कहा कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें जो है 16 जजेस की बेंच थी, 16 जजेस, 16 जजेस की बेंच बैठी थी। फिर आगे ये भी बोला गया कि अमेंडमेंट जो है वो प्रियम्बल में पॉसिबल है, लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट डू द अमेंडमेंट विच इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए हमें अलग से अमेंडमेंट्स होंगे, अलग से मेजोरिटी पास होगी, उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकेगा, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं प्रभावित होना चाहिए। और प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, मीन्स अगर देयर इज अ वॉयलेशन ऑफ प्रियम्बल, इंडिविजुअल डोंट हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट। ये कोर्ट में नहीं चाहोगे कि आपने ये चीज फॉलो नहीं किया तो आप कोर्ट में चले जाओ, तो ये नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रियम्बल के बारे में, समझा उसके बारे में। आइए अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपका ये जो चीजें आपने पढ़ी क्या है, कौन सी चीजें हैं, कहाँ पे क्या है, तो ये सारी चीजें आपको और ढंग से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कंक्लूजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब प्रियम्बल क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है, प्रियम्बल क्या है? एसेंस है, प्रियम्बल एक ब्लूप्रिंट है, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि हु इज रिफर्ड एज द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है? मैंने ये चीज आपको अच्छे से बताई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है। तो आइए देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को बोल रहा है क्या वी द पीपल ऑफ इंडिया? क्या ये इंडियन गवर्नमेंट है? क्या ये हमारी सरकार के बारे में बात कर रहा है? क्या ये इंडियन जुडिशरी के बारे में बात कर रहा है? क्या या फिर इंडियन सिटीजन्स के बारे में बात कर रहा है? क्या या फिर इंडियन आर्मी? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कोई नहीं है, वो हम में से आप लोग हैं, सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। When was the preamble of Indian Constitution adopted? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, मतलब प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किस दिन किया था? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 26 ऑफ जनवरी 1949। एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 डेट्स हमें याद करनी रहती है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट तो हुआ था 26 जनवरी 1949 को, लेकिन एक ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है कि कमिंग इनटू फोर्स, इसको फोर्स कब ये आया, तो इसकी डेट आप याद करेंगे 1950। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो अडॉप्ट तो कर लिया था, लेकिन ये इनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। Now we'll move forward for the next question, that is question number 4th. अब ये पूछ रहा है what does the term sovereign mean in the preamble. मैंने आपको अच्छे से बताया है कि sovereign का क्या मतलब होता है. sovereign का मतलब मैंने आपको बताया था कि sovereign का मतलब independent country. तो आइए options देखते हैं. Dependent and free from external control, क्या ये सही है क्या? Powerful and dominant, subservient and submissive, या unstable and volatile. तो इसका बहुत इजीली आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि सोवरेन का मतलब इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following word is not mentioned in the constitution, in the preamble of constitution of India? तो सोवरेन मेंशन है क्या? डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, फेडरल. तो हमने देखिए पढ़ा है सोवरेन, जी हाँ बिल्कुल मेंशन है. अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया कि सोवरेन का मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती है. डेमोक्रेटिक मेंशन है क्या? बिल्कुल मेंशन है, उसको तो हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ भाई जनता जनार्दन का ही राज चलता है, तो इधर डेमोक्रेटिक भी है. सेकुलर है क्या? सेकुलर भी है. हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, ये भी हमने देखा है. तो सेकुलर भी है. तो बहुत अच्छे से आप एक एलिमिनेशन मेथड लगा के यहाँ पे एक आंसर दे सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि सोवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है. ठीक है, उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो उसमें हमने जो चीज़ें देखी वो लास्ट ऑप्शन उसका सही है, जो कि है फेडरल. फेडरल वर्ड हमने नहीं देखा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. What does the term liberty mean in the preamble? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब रियल में नॉर्मली देखें तो लिबर्टी का मतलब होता है कि फ्रीडम, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है ना. ऑप्शंस देखते हैं. फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, फ्रीडम टू वर्शिप एनी रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड है क्या लिबर्टी, या फिर द फ्रीडम टू लिव विदाउट फियर ऑफ परसिक्यूशन, द फ्रीडम टू डू एनीथिंग विदाउट कंसिक्वेंसेस. तो इसका ऑप्शन जो ए है ना वो सही है कि फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, एक्सप्रेस करने का एक पूरी आज़ादी होनी चाहिए. ठीक है ना. तो ऑप्शन पहले ही दिख गया, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है. तो टर्म लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन इंडिया, फ्रीडम टू वन एक्सप्रेस करने को. और ये एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स. ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था 2017 में कि एब्सेंस ऑफ मतलब एक लिबर्टी का मतलब एक ये भी होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, और रिस्ट्रेंट्स या फिर फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. हु हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो मैंने आपको ये चीज बताई है अभी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने का जो पावर है वो सिर्फ किसके पास होता है? अब आपको ऑप्शन देती हूँ मैं, फिर आप लोग बताइएगा. प्रेसिडेंट के पास होता है क्या, पार्लियामेंट, जुडिशरी, या स्टेट गवर्नमेंट्स? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है वो सिर्फ होता है आपके पार्लियामेंट के पास. पार्लियामेंट के अलावा कोई भी अमेंडमेंट, और पार्लियामेंट को भी ऐसा है कि पार्लियामेंट भी ऐसे ही अमेंड नहीं कर सकती है. वो बेसिक जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको किसी तरीके की कोई भी छेड़खानी किए बिना उसको अमेंडमेंट करनी है. तो द पावर है जो अमेंड करने का वो सिर्फ किसके पास है? वो है आपके सिर्फ पार्लियामेंट के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. What does the preamble describe India as? प्रियम्बल के हिसाब से इंडिया मतलब क्या, किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन ए सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सेकुलर कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो आप लोग इसमें एक एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, बहुत इजीली आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं. और सिर्फ एक दो वर्ड ही ऐसे हैं जो आपको एलिमिनेशन करने में प्रॉपर हेल्प करेंगे और आप ऑप्शन की तरफ पहुंच जाएंगे.
तो आप देखिए कि जो कैपिटलिस्ट वर्ड है ये हमने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। फिर कम्युनिस्ट देखा है क्या? तो कैपिटलिस्ट जब यहाँ है तो ये दोनों ऑप्शंस कट हो गए, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद कम्युनिस्ट वर्ड देखा है क्या? कम्युनिस्ट भी नहीं देखा, तो ये भी ऑटोमेटिक करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन प्रियम्बल? अब ये पूछ रहा है कि प्रियम्बल और जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, हमने पार्ट्स पूरे पढ़े देखे, उसमें फंडामेंटल राइट्स देखी, ड्यूटीज देखी, डीपीएसपी देखा, तो वो ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है जो प्रियम्बल पे बेस्ड है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव? तो अब आप लोग देखिए कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, आप लोगों ने ये अभी टॉपिक पढ़ा नहीं है, आगे चल के मैं इन चीज़ों में आपके बताऊंगी। आप लोग देखेंगे कि ये इस पे बेस्ड है, प्रियम्बल पे बेस्ड ये दोनों टॉपिक्स आपको दिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अभी के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बोथ ए एंड बी। तो जो डीपीएसपी और फंडामेंटल डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट्स हैं, ये दोनों जो हैं आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। ये इन्हीं दोनों पे बेस्ड सारी चीज़ें, ये इन्हीं रिलेटेड चीज़ें आप लोग देखेंगे, बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे अलग अलग चीज़ें, इसमें अनटचेबिलिटी की बात की गई है, फिर एक इक्वल स्टेटस की बात की गई है। फिर आप डीपीएसपी में देखेंगे, इसमें आप लोग विलेज पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट बताया गया है, फिर कैसे हमारे नेचर को सिक्योर, मतलब एक नेशनल मॉन्यूमेंट्स को कैसे क्या सारी चीजें आप लोग इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये बोल रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जस्टिस कितने टाइप की दिखाई गई है? तो मैंने आप लोग को बताया है कि जस्टिस कितने टाइप की बताई गई है, बताइए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 2 टाइप्स की, 3 टाइप्स की, 1 टाइप की, या 4 टाइप्स की? तो जस्टिस जो है वो हमारी, मैंने आपको अभी बताया कि 3 टाइप की बताई गई है। पहली होती है सोशल जस्टिस, फिर होती है इकोनॉमिक जस्टिस, और थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये बोल रहा है कि हु among the following called the preamble of Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic republic? ये किसने कहा था? अब ये क्वेश्चन इजी कर दिया, अगर आप ये फोटोग्राफ से आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन पर्सनालिटी है, कौन है ये, तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, बट शायद ही मतलब ऐसे आप लोग बता पाए। एक बार मैं ऑप्शंस आपके सामने पुटअप करती हूँ। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, या के एम मुंशी? तो ये एक स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है। ये आजकल क्वेश्चन इस तरीके के बनने लग गए हैं कि ये किसने कहा, एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा, है ना। लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको जो टॉपिक से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हुए ये चीज मैंने बताया था। तो बी आर अम्बेडकर तो ये नहीं हो सकते, वल्लभ भाई पटेल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, ये है के एम मुंशी। के एम मुंशी ने ऐसा कहा था। बी आर अम्बेडकर कौन है, मैंने आपको बताया। तो बी आर अम्बेडकर अपने चेयरमैन है, किसके चेयरमैन है? ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। फिर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? सॉरी, इसमें बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन सा पार्ट बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। एक्चुअली जो आर्टिकल नंबर 32 है वो भी थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, बट इसमें आप लोग ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और इसका आंसर जो है वो है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल को बोला गया है कि ये है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप लोग एक बार देखिए, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी, a member of drafting committee, defined the preamble। एक्चुअली ये लास्ट वाले क्वेश्चन का भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। जो प्रियम्बल है ये, इसको सोल कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज
या फिर फंडामेंटल राइट्स। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और इसका फिर आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये पूछ रहा है कि जो वर्ड है सेकुलर और सोशलिस्ट, और एक वर्ड मैं अपने से ऐड ऑन कर देती हूँ, आपको शायद इजीली आप लोग इसका आंसर दे लो। फिर एक वर्ड है इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड किससे ऐड किए गए, कौन से अमेंडमेंट से? ऑप्शंस देखते हैं। 39th अमेंडमेंट, 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, सी, जो कि है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन किसी और क्वेश्चन का आ गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये आगे इसमें दिखा रहा है, आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट? तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट किसने कहा था? तो अब इनकी पिक्चर तो आप लोग बहुत प्रॉपर वे में आप जानते होंगे, इनको कौन नहीं जानता है ना। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शंस देखना, फोटो देखना, दोनों चीजें आप लोग के लिए बहुत क्लियर कट आंसर हो चुका है इसका। तो मोहम्मद अली जिन्ना तो ये हो नहीं सकते, दीनदयाल उपाध्याय है नहीं, महात्मा गांधी है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी आर अम्बेडकर। इन्होंने कहा था, ये भीमराव अम्बेडकर, ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, है ना। और इन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। ही बिलीव दैट गवर्नमेंट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ट्रीटेड एज अ बेसिक एंड सेक्रेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एंड शायद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रियम्बल के हिसाब से कौन सी चीज सही है इसमें? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेकुलर वर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। फिर है सेकेंड ऑप्शन, द above mentioned words are inserted by amendment in 1977। ठीक है, थर्ड देखते हैं, द above mentioned words were inserted by amendment in 1985। तो ये दोनों तो आप क्रॉस ही कर दो। These two words were not part of the preamble। तो आप फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में आपका आंसर छुपा हुआ है। बोल रहा है कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है ये प्रियम्बल के पार्ट नहीं थे क्या जब 1950 में बना? तो जी हाँ, बिल्कुल। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड्स हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड ऑन हुए। अभी आपने पढ़ा तो ये जब प्रियम्बल बना था तब ये दोनों वर्ड उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, प्लस इंटीग्रिटी भी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, तो वर्ड्स जो हैं सेकुलर और सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये तीनों प्रियम्बल जब बना 1950 में ये नहीं थे, जबकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है, फिर ये था आज का हमारा प्रियम्बल का लेक्चर। इसमें मैंने प्रियम्बल को बहुत ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें समझाई, आपको एक प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं इसमें, और क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अब आप लोग ये पूरा लेक्चर एक बार प्रॉपर देखिएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, प्रीवियस वीडियोस लेक्चर आप लोग प्रॉपर अटेंड करिए, उनको देखिए। आपको जहाँ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए। जितना भी हो सकेगा कोशिश करूँगी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। और तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।